Hi everyone, welcome to EBIT Cash and welcome to 2025 और 2025 में हम शुरू कर रहे हैं चार्ट के दो नए सीरीज को। पहले हम लोग चार्ट ऑफ द वीक के नाम से एक सीरीज ला रहे थे जो हर एक वीक एक चार्ट के एनालिसिस को दिखाता था। इस साल हम लोग ईयरली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे और मंथली चार्ट को भी, यानी हम तीन टाइम फ्रेम के जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे चार्ट को एनालाइज करेंगे। हर एक वीक हमारा चार्ट ऑफ द वीक तो आएगा ही, उसके साथ हर एक मंथ एंड पर चार्ट ऑफ द मंथ आएगा। और अब प्रत्येक साल जब ये खत्म होगा, जैसे अभी 2024 खत्म हुआ, तो 2025 के लिए कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी चार्ट ऑफ द ईयर भी साथ में आएगा। तो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं चार्ट ऑफ द ईयर। आज डेट 15 जनवरी है और हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे चार्ट के बारे में जो हमें लगता है 2025 में एक जबरदस्त रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। चलिए चलते हैं, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में जानते हैं और चार्ट पर डिस्कस करते हैं। ये जो आपके सामने चार्ट है ये केम्स का चार्ट है। इसमें हमें क्या-क्या चीजें खास दिखी। पहले तो हम लोग चार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का ईयरली चार्ट देखोगे तो यहाँ आपको एक बड़ा ब्रेकआउट इस ईयर आता हुआ दिखता है। यानी 2024 का जो हमारा कैंडल बना है वो बहुत यूज है, यानी यहाँ वॉल्यूम काफी ज्यादा ट्रेड हुआ है, या कह सकते हैं तो इन्वेस्ट हुआ है। बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर कोई है जो इसने इतनी बड़ी बाइंग की है। नीचे वॉल्यूम बार आपको सबसे बड़ा दिखता है और एक ईयरली चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिखता है। ये तो हमारी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी और वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी हो गई। अब आते हैं कि क्या हमें यहाँ 2025 के लिए पोजीशंस बनाने चाहिए। तो जब भी ईयरली ब्रेकआउट देखा गया है तो उसके बाद शेयर्स में काफी ह्यूज मूवमेंट्स आते हैं, बड़े मूवमेंट्स आते हैं। अब वो बड़े मूवमेंट्स कितने हो सकते हैं ये प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है, यानी अगर 2025 या 2026 हाफ, हाफ का मतलब है कि आधे साल तक, अगर 2026 को आप ले लो, जून जुलाई तक की बात कर रहा हूं, इतना समय अगर आपके पास है और कोई कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है और आप एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर एज मैनेजमेंट अभी इस करंट मार्केट में सबसे अच्छा पीक हो सकता है आपका इस टाइम फ्रेम के लिए, जब आपके पास एक साल से 2 साल के बीच का टाइम फ्रेम हो। ये तो ईयरली हमने चार्ट देख लिया। अब आते हैं हम इसके मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे हमें क्या ऐसा दिखता है जो हमें इस चार्ट को सेलेक्ट करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे। चलिए मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखता है। मंथली चार्ट पे जब आप देखोगे तो 3800 के आसपास जो नीचे वाली लाइन है, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डली हुई है। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये यहां पर आपको साफ साफ ब्रेकआउट दिखता है 3813 के रेंज में। और 3813 के रेंज में जब ब्रेकआउट हुआ तो यहां काफी लोगों ने पोजीशंस बनाए। अब अभी मैं इस चार्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद ये शेयर काफी ऊपर, यानी कि आप देखो ये लगभग 53-5400 तक चला गया था। लेकिन इस हफ्ते एक लंबे बड़े करेक्शन के कारण ये स्टॉक फिर से आपको 4200 के रेंज में लेने का एक शायद आखिरी मौका दे रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने मंथली चार्ट को देखा कि हम लोग अभी इस चार्ट को डिस्कस कर सके जब आपके पास इसमें बड़ा पोजीशन बनाने का एक और मौका है। नहीं पता, ये शायद और थोड़ा गिर सकता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और नीचे बहुत बड़ी जगह बची हुई है इसकी। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप कैम्स को रिकमेंड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अब हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख लिया, मंथली पे देख लिया, अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे जब आप इसे लेते हो तो आपको वहीं 3813 के आसपास ही आपको एक ब्रेकआउट दिखता है। यानी कि अगर आपका वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम सेम ब्रेकआउट को दिखाता हो तो उसका मतलब स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो। और तीसरा ईयरली चार्ट पर भी ब्रेकआउट है। यानी हमने तीन बड़े टाइम फ्रेम लिए इस चार्ट के
और तीनों पे ये ब्रेकआउट दिख रहा है, और तीनों में जब आप नीचे के वॉल्यूम बार को देखोगे, आप गौर से देखो वीकली वॉल्यूम बार को भी अगर ब्रेकआउट के आसपास के जोन पर देखोगे तो काफी बड़े वॉल्यूम्स और ह्यूज वॉल्यूम्स आपको दिखते हैं। तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस था कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का, जिसमें हमने तीनों टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखा, एनालाइज किया, और हमें यहां से एक बड़ा मूवमेंट इस साल के लिए 2025 के लिए इस चार्ट पर या इस स्टॉक पे दिखता है। ये तो हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं होती है। कई लोग लॉन्ग टर्म को 3 महीने भी मान लेते हैं, 6 महीने भी मान लेते हैं, लेकिन मेरी जो समझ है कि 1 साल से बड़ा टाइम फ्रेम को ही हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। और 1 साल से बड़ा टाइम फ्रेम 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से कम ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन में ला सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल में हमें जो चीजें दिखती हैं, उनमें से दो तीन चीजें हमारे सामने साफ दिखती हैं। वो कौन सी हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमने स्क्रीनर खोल रखा है जहां से हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। स्क्रीनर पे हमें कैम्स में क्या क्या देखना है। सबसे पहले अगर आरओसी और आरओई को देखो तो बहुत हेल्दी आरओसी दिखता है इसका, और पीई को देखो तो आरओसी से कंपेयर करके हमें पीई ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे लग रहा है, क्योंकि 53 का पीई कोई कम पीई नहीं होता है। मतलब पीई के हिसाब से अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो तो आप ढूंढते हो ऐसे शेयर को जिनकी पीई काफी कम हो, लेकिन हमें पीई देखने का तरीका मेरे हिसाब से बदलना होगा। हमें पीई देखना होगा कंपेरेटिव स्प्रिट से। जैसे हम लोग आरओसी को पी से कंपेयर करें, जिस कंपनी की आरओसी 50% के आसपास हो, तो वो 53 के पी पे महंगा स्टॉक तो नहीं माना जा सकता। इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छी दिखती है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो इसमें मात्र 0.08 है, यानी काफी अच्छे स्थिति में है। पैग रेशियो 2 से ज्यादा है। यहाँ थोड़ा ये एक्सपेंसिव दिखता है, लेकिन चूंकि सेक्टर और ग्रोथ इतना अच्छा है कि हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आप कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विस के काम को देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर एजेंसी है, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर। अब ये कंपनियां आपको ऐसे फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगी, जिस तरह से आपको एंजल वन दिख रहा है, जिस तरह से 5 पैसा, जीरोधा, अप स्टॉक, ऐसी ब्रोकरेज कंपनियां दिखती हैं, उस तरह से फ्रंट पर आपको कैम्स जैसी कंपनियां नहीं दिखेंगी। और फ्रंट पर नहीं होने के कारण ही ये इस कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है। ये एक तरह से बी टू बी बिजनेस की तरह काम करती है, जिसमें आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो म्यूचुअल फंड में, या म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो, आप स्वाइप करते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, ऐसे जो भी ट्रांजैक्शंस आप म्यूचुअल फंड में करते हो, उन सभी का बेनिफिट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट को मिलता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं म्यूचुअल फंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमें किसी भी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना हो कि 1 से 2 साल में वो कहाँ रहेंगे, तो हमें उनके काम के बारे में डिस्कस करना होगा कि वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये लंबे समय तक प्रॉफिट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो जैसा कि इंडिया अभी एक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के दौर से गुजर रहा है, हम लोग एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसके बीच में फाइनेंस का एक बड़ा हाथ होता है। जब तक किसी भी देश का फाइनेंस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो कंट्री उस तरह से ग्रो ही नहीं कर सकता। और जब फाइनेंस की ग्रोथ होती है तो उसमें प्राइमरी स्टेज जो हमारा होता है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का होता है। तो जिस भी देश में फाइनेंस अपलिफ्ट करेगा उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला तो फिनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए लोगों में, जो अब हो भी रहा है। सेबी बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स ला रही हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि आगे आने वाले समय में लोग ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ ध्यान देंगे। स्कूल लेवल पर भी आप देखोगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कई सारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि आप फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। और जिस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी वहां सेविंग का कॉर्पस भी बढ़ेगा।
और सेविंग का कॉर्पस जिस भी कंट्री में बढ़ेगा वहां इन्वेस्टमेंट का भी कल्चर खुद ब खुद डेवलप होगा। और इन्वेस्टमेंट का कल्चर जहां भी डेवलप होगा वहां म्यूचुअल फंड जो भी कंपनियां बेच रही हैं उनको बड़ा फायदा होगा। और जब म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसके बैक ऑफिस के कंपनीज बनेंगे, जिसमें से एक बड़ा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये फ्यूचर मुझे इस कंपनी का दिख रहा है इस देश में 2025-2026 के टेन्योर में। तो ये था इसका फंडामेंटल रीजन जिसके कारण से हमने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस को इस ईयर का चार्ट ऑफ द ईयर चुना है। तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। मेरे हिसाब से कैम्स 2025 का एक बेहतरीन पिक साबित हो सकता है हमारे लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा कि आपने कुछ इससे सीखा हो या कुछ इस तरह से, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की संभावना आपको लग रही है कि इस वीडियो में होनी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले ईयर चार्ट ऑफ द ईयर को लेकर जो कि 2026 का होगा। तब तक हम लोग मिलते रहेंगे चार्ट ऑफ द वीक के साथ हर एक वीक और चार्ट ऑफ द मंथ के साथ हर एक मंथ। अपना ख्याल रखिए और फाइनेंशियली लिटरेट होते रहिए। बाय।